हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एपीओ एग्ज़ाम 2024 में इंडियन पिनल कोड को अच्छे से कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। उससे पहले हम एपीओ के सिलेबस को देख लेते हैं। राजस्थान एपीओ का सिलेबस है, उसको एक बार देख लेते हैं। यूपी एपीओ का भी आ जाएगा अभी वैकेंसी, बिहार की भी आने ही वाली है। अब राजस्थान एपीओ का जो सिलेबस है उसको दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए जो है वो आपके 70 नंबर का रहेगा और पार्ट बी रहेगा 30 नंबर का। पार्ट ए में लॉ है, लॉ पेपर होगा और इसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश पेपर रहेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर एक अच्छे से। आईपीसी में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पुराने कानून पढ़ना है, बीएनएस नहीं है। आईपीसी में इंट्रोडक्शन है यानी कि प्रिलिमिनरी पार्ट है, सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक। फिर उसके बाद में जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक। फिर उसके बाद में चैप्टर 4 पनिशमेंट वाला भी नहीं है, सीधा चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी और उसके बाद ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी सेक्शन 299 से लेकर के 377 तक। फिर उसके बाद में ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन 378 से लेकर के 462 तक। ये आपका आईपीसी रहेगा, इतना सा ये आपका आईपीसी रहेगा, यानी कि जो दे रखा है इसी से पूछा जाएगा बस। और उसके बाद देख लो सीआरपीसी भी आपके पुराना ही पढ़ना है, बीएनएसएस नहीं पढ़ना है, बीएनएस और बीएनएसएस नहीं पढ़ना है, पुराना ही कानून है। आईपीसी सीआरपीसी ही पढ़नी है। उसके बाद में बीए से भी नहीं पढ़ना है, नया कानून नहीं पूछा जा रहा है। हो सकता है यूपी बिहार के सिलेबस में नए कानून को ऐड कर ले, लेकिन राजस्थान एपीओ के एग्ज़ाम में अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है, पुराना ही पढ़ना पड़ेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। उसके बाद में द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 और उसके बाद में लोकल एक्ट आर्म्स एक्ट आ जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ जाएगा, राजस्थान एक्साइज एक्ट, फिर पोक्सो हो जाएगा और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ये एक्ट हो जाएगा। और उसके बाद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। तो कुल मिलाकर के 11 कानून हैं, उसमें से मेजर और माइनर दो कैटेगरी में बना लूँगा अच्छे से और मैं आपको उसके नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा। पार्ट बी में जनरल हिंदी है और फिर जनरल इंग्लिश है। इन दोनों का पोर्शन रहेगा 30 नंबर का, यानी कि अगर बात करें तो एग्ज़ाम दो भागों में बांट लो इसको। 70% लॉ पोर्शन रहेगा, 30% हिंदी इंग्लिश का रहेगा, यानी कि 100 नंबर का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। चलिए आज के वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन पिनल कोड के बारे में। जो इंडियन पिनल कोड है इसका एक्ट नंबर है 45 ऑफ 1860, यानी कि 45वें नंबर पर 1860 में बनने वाला 45वें नंबर का ये कोड था। उसके बाद में ये इनेक्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और इसका प्रारूप तैयार किया था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने, जो कि चेयरमैन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के। फर्स्ट लॉ कमीशन बना है 1834 को, 1834 में बना था और उसके चेयरपर्सन थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसे लॉर्ड मैकॉले भी कहते हैं। इन्होंने ही प्रारूप तैयार किया था। इनेक्टमेंट से सीधा एक सवाल आया था 2015 में, सीधा एक सवाल, पहला सवाल ही इनेक्टमेंट से पूछा गया था आईपीसी से कि आईपीसी का इनेक्टमेंट कब हुआ था, यानी कि कब पारित हुई थी। 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस आईपीसी में 511 धाराएँ हैं और 23 अध्याय हैं, यानी कि टोटल 23 चैप्टर हैं। उसके बाद चैप्टर 1 को देखते हैं। चैप्टर 1 में संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट टाइटल, प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट और विस्तार यानी कि एक्सटेंट, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और इन्फोर्समेंट की बात करता है सेक्शन 1। शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा, ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्फोर्समेंट लागू हुआ था, बंद हो गया था, बन गया था ये 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन जब ये इसे पारित करने की बात आई
तो ये पारित हुआ है 2 साल के बाद में, यानी कि 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया भारत में, सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ के। उस समय जम्मू कश्मीर राज्य में रणवीर पेनल कोड लागू होता था, और अब जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू कर लिया है, पारित कर दिया है, तो उसके बाद से भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। ये भी लागू, अब इसकी जगह हालांकि लागू होता है, इसकी जगह हालांकि ये निरस्त हो चुका है, रिपील हो चुका है, इसकी जगह पर BNS आ चुका है। अब ये एक्ट इंडिया में लागू नहीं होता है, ये समाप्त हो चुका है, निरस्त हो चुका है। उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 डील करता है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। यह मैंने सब दे रखा है, और ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। जो भी पढ़ाया जाएगा वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। सेक्शन 1 को पढ़ लिया, सेक्शन 2 ये सारे नोट्स अच्छे से बनाए गए हैं, आप आराम से पढ़ के भी समझ सकते हो। साथ में MCQs को भी सॉल्व करेंगे। भारत के भीतर किए गए अपराध, यानी कि जो धारा 2 बात करती है भारत में होने वाले अपराध जितने भी होंगे बिना किसी पद, जाति, वंश, रंग, भेदभाव के सभी पर लागू होंगे। धारा 2 बात करती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड सभी को मिलेगा बिना किसी पद, जाति, वंश व भेदभाव के। और व्यक्ति शब्द की परिभाषा में पर्सन शब्द में ज्यूरिस्टिक पर्सन भी आएंगे, यानी कि विधिक व्यक्ति भी आएंगे, जैसे कंपनी हो गई, कॉरपोरेशन हो गया और फर्म हो गई। तो ये भी निगमित निकाय भी व्यक्ति शब्द की परिभाषा में आएंगे। हालांकि व्यक्ति शब्द जो ह्यूमन बींग्स हैं, नेचुरल पर्सन, उनको कारावास की सज़ा मिलती है, लेकिन जो ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं, न्याय विधिक व्यक्ति होते हैं, उनको फाइन सज़ा के तौर पे जुर्माना दिया जाता है, जुर्माने से दंडित किया जाता है। फिर ये जो धारा 2 है ये लागू नहीं होगी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट ईयर जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, एक इनेक्टमेंट डेट का पूछा गया था 2015 वाले एग्जाम में, और अभी पूछा जाएगा, सॉरी ये जो पढ़ रहे हैं किस पर IPC लागू नहीं होती, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये IPC लागू नहीं होती है राष्ट्रपति पर, यानी कि प्रेसिडेंट, राज्यपाल, गवर्नर पर, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर पर, विदेशी सम्राट पर, और राजदूत, अभिकर्ता पर, विदेशी शत्रु, विदेशी सेना, युद्ध के अपराध, इन पर IPC लागू नहीं होती है। फिर चलते बात करते हैं धारा 3 पर। धारा 3 क्या कहती है? सिंपल सा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध कारित करता है जो IPC में आ रहा हो, IPC में पनिशेबल हो, तो फिर वो अगर भारत में पाया गया तो उसका विचारण भी होगा, ट्रायल भी होगा और उसे कॉन्विक्ट भी किया जाएगा। सीधी सिंपल बात करता है धारा 3, मतलब कि भारत का कोई व्यक्ति है, भारत से बाहर जाकर के कोई क्राइम कर रहा है और वो क्राइम IPC में आ रहा है पनिशेबल ऑफेंस की, तो फिर उसको अगर भारत में पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। सिंपल सी बात धारा 3 कहती है। उसके बाद धारा 4 कहती है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर बात करती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा नोट्स बढ़ा देता हूँ, जो मैंने अक्सर क्लास में पढ़ाया, उसके नोट्स के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 4 को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी भारत के बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया अपराध, वो उस पर भी IPC लागू होगी। और दूसरी कैटेगरी भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत, विमान यानी कि किसी जहाज़ या फिर विमान पर, चाहे वह कहीं पर भी हो, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए। बस ये बात आपके माइंड में रख लेना कि बस जो भी विमान है यानी कि प्लेन है या फिर कोई जहाज़ है, उस जहाज़ का रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो रखा है, वो कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस पर अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस पर भी IPC लागू होगी। जो उस विमान या फिर जहाज़ पर जो कोई भी व्यक्ति अपराध कारित करेगा, अगर उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि उस विमान या जहाज़ का इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो रखा है
तो चाहे उस पर कोई भी अपराध करे उस पर आईपीसी लागू होगी। फिर तीसरी कैटेगरी, कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर से भारत के भीतर स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी। तो इस तरह मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है और फिर मैंने नोट्स में लिखाया भी है कि कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो आईटी एक्ट 2000 में की धारा 2(1) में दे रखा है। ये जो 2(1) टर्म है जो दे रखा है वो आप देख लेना इंग्लिश में क्या दे रखा है, उसमें वहाँ पर आईटी एक्ट में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, वही अर्थ होगा। उसके बाद देखते हैं इसके एमसीक्यूज को। यह मैंने अच्छे से नोट्स में मैंने लिखा है पीडीएफ में। भारत के बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया अपराध, उस पर भी आईपीसी लागू होगी। भारत में रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण किसी पोत यानी कि जहाज़ का या विमान पर, चाहे वो कहीं पर भी हो, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध आईपीसी लागू होती है उस पर भी। फिर नंबर 3 तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, जो कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर से भारत के भीतर स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होती है। इलस्ट्रेशन मैं आपको बता देता हूँ, एक इलस्ट्रेशन आपको बता देता हूँ। ए जो भारत का एक नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, वो भारत में वो पाया जाता है तो हत्या के लिए विचारित यानी कि उस पर ट्रायल चलेगा और दोषी यानी कि कॉन्विक्ट किया जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 5 को, धारा 5 को भी पढ़ लेते हैं। धारा 5 निम्नांकित पर बात करती है, मतलब कि आईपीसी पर कहने का मतलब है कि आईपीसी जो है वो लागू नहीं होगी, यानी कि जो नीचे दे रखा है पीडीएफ में उन पर आईपीसी लागू नहीं होती। यानी कि भारत सरकार के सेवा के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक, इन पर इनके सेपरेट लॉ बने हुए हैं तो उन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। धारा 5 सिंपल सा इतना कह रही है। ऐसे अपराध जो किसी स्थानीय या विशिष्ट विधि के अधीन परिभाषित हैं वो भी अपराध, उन पर भी आईपीसी लागू नहीं होगी। यानी कि 2 मामलों में आईपीसी लागू नहीं होती, एक तो सेना, नौसेना, वायुसेना पर आईपीसी लागू नहीं होती और एक लोकल या फिर कोई विशिष्ट विधि है उस पर लागू नहीं होगी। फिर यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट दे रखे हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो पीडीएफ लेकर के, लेकिन ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और जो एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। जहाँ पर आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, आप उसमें पढ़ लेना, इसमें सारा डिटेल दे रखा है। फिर सीधा पढ़ते हैं एमसीक्यूज़ को। देखो एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुई थी, यानी कि ये लागू कब हुई थी, इन्फोर्समेंट डेट बतानी है। तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, इसमें ऑप्शन में गलत दे रखा है, यहाँ पर 1862 है, ठीक है। 1 जनवरी 1862 को ये पूरे भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके लागू हो गई थी। फिर नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता को किसने प्रारूपित किया, यानी कि इसको ड्राफ्ट किसने किया, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इतने इजी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन पूछे भी गए थे, इस बार इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो धारा 1 से लेकर के 5 पढ़ रहे हैं उसको लेकर के सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेंगे ताकि 1 से 4 तक अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर 1 से 4 तक का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं हो, सिलेबस में दे रखा है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 2015 वाला एग्ज़ाम था उसमें ये सवाल पूछा गया था, इनेक्ट कब हुआ था। हो सकता है पूछ ले इन्फोर्समेंट डेट, हो सकता है ये भी पूछ ले ड्राफ्ट किसने किया, तो पढ़ कर जाएंगे तो जानकारी रहेगी और सवाल भी गलत नहीं होंगे। अब ये सवाल तो पता ही है कि इंडियन पेनल कोड में कितनी सेक्शन है, 511, यानी कि 511 धाराएं हैं। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
भारतीय दंड संहिता को किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? तो ये अधिनियम था इंडियन पेनल कोड 1860। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर हर एक एमसीक्यूज के बाद में मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हो। आईपीसी के अनुसार भारतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? ये सवाल पूछा जा सकता है। यानी कि केंद्र शासित राज्य तो आएंगे ही, और केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे, जल क्षेत्र भी आता है, वायु क्षेत्र भी आता है, पंजीकृत पोत और विमान आते हैं। यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता में अपराध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है। अब ये जो एपीयू का एग्ज़ाम है, बेरेक तो पढ़ना ही पड़ेगा प्रीलिम्स में, सेक्शन को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जिन बच्चों का जो अपीयरिंग में थे, इस बार क्या किया था राजस्थान एपीयू में, जो फाइनल पूरा हो चुका है, जिनका लॉ ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है और वो भी एग्ज़ाम दे पा रहे थे, वो भी दे सकते हैं। यानी कि जिन्होंने अभी एआईबी का एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने अगर पहले से ये फॉर्म फिल कर रखा है तो वो भी दे सकते हैं इसका। लेकिन हालांकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है एआईबी का, लेकिन एपीयू का कम होता है सिलेबस। लेकिन जितना कम होगा उतने ही डिफ़िकल्ट सवाल भी आएंगे। धारा 1 से 4 तक कॉन्सेप्ट क्लियर करके सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में नंबर 7, आईपीसी का क्या उद्देश्य है? तो अपराधों को रोकना और न्याय प्रदान करना, दंड देना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये समझाने वाले क्वेश्चन है, ताकि आपको एक बार में बेसिक समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत एकदम से लेवल टफ करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लेवल टफ करने से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा ही पढ़ पाते हैं, समझ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धीरे धीरे समझते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं तो सबके लिए अच्छा रहता है। भारतीय दंड संहिता का किन क्षेत्रों पर लागू होती है? तो ये तो पढ़ ही लिया है, पूरे भारत पर लागू होती है। अभी एक्सटेंट पूरे इंडिया पर है। धारा 2 भारतीय दंड संहिता किस पर लागू होती है? भारत के भीतर किए जाने वाले अपराध। ऑप्शन बी। इस तरह के सवालों को छोड़ना भी नहीं है एग्जाम में आए तब, क्योंकि अच्छे से पढ़ के जाओगे। आपको 1 से 4 तक की धाराएं एकदम से याद होनी चाहिए। धारा 3 किससे संबंधित है? धारा 3 भारत के बाहर किए जाने वाले अपराधों पर डील करती हैं। तो ऑप्शन ए सीधा ही दे रखा है। अगर सारे ऑप्शन देखने हो तो देख लो, लेकिन ऑप्शन ए अभी पढ़ा है तो ताज़ा ताज़ा याद भी रह जाएगा। भारत के बाहर किए जाने वाले अपराध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारतीय दंड संहिता को किन अपराधों पर लागू करती हैं? यानी कि ये लागू होती हैं भारतीय नागरिक द्वारा विदेश में किया गया अपराध, बिल्कुल लागू होती हैं। किसी जहाज़ पर किया गया अपराध जिसका पंजीकरण अगर भारत में हुआ है तो लागू होती है। भारत की सीमा के बाहर किया गया अपराध, उस पर भी लागू होती है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। धारा 5 के अनुसार इंडियन पेनल कोड कब लागू नहीं होती है? तो ये याद रखना है अच्छे से। किसी विशेष कानून द्वारा शासित मामलों में, किसी विदेशी कानून द्वारा शासित मामलों में, आपराधिक मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। तो ये विशेष कानून गवर्न नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन ए लेक्स ग्लोसाई पर लागू नहीं होता है। ठीक है, 2 तरह की लैटिन मैक्सिम है, लेक्स फोरी यानी कि देशीय विधि, लेक्स ग्लोसाई यानी कि लोकल यानी कि स्थानीय विधि। तो स्थानीय विधि पर ये अधिनियम, ये एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में चोरी करता है। इस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ए पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं? इस तरह के सवाल
इलस्ट्रेशन बना के पूछा जाएगा। एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में चोरी कर रहा है, तो चोरी भारत में भी आईपीसी में भी अपराध है, तो बिल्कुल, और वो एक भारतीय नागरिक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाँ, क्योंकि ये भारतीय नागरिक है और चोरी आईपीसी में भी पनिशेबल ऑफेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बी एक विदेशी नागरिक है, भारत में धोखाधड़ी करता है, क्या बी पर भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? देखो इलस्ट्रेशन बना के कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। बी एक विदेशी नागरिक है, भारत में धोखाधड़ी करता है, क्या बी पर भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जाएगा, क्योंकि भारत में होने वाले नागरिकों, भारत में होने वाले अपराधों पर लागू होती है आईपीसी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, और एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है मैंने इसमें। चलिए नेक्स्ट, सी एक जहाज पर हत्या करता है जो भारत के जल क्षेत्र के बाहर स्थित है, लेकिन भारतीय पंजीकृत है, यानी कि भारत में रजिस्ट्रेशन हो रखा है। सी कमिट्स मर्डर ऑन ए शिप लोकेटेड आउटसाइड इंडियन वाटर्स बट रजिस्टर्ड इन इंडिया, विल द आईपीसी अप्लाई टू सी? यानी कि ऐसे जहाज पर सी हत्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, जो कि भारत के जल क्षेत्र के बाहर है, लेकिन वो जहाज़ का रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, तो बिल्कुल आईपीसी लागू होगी, अभी पड़ा है। ऐसे सवाल इलस्ट्रेशन बना के पूछ लेगा। ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि एपीओ में तो याद रख के ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर बेरेक लेके नहीं जा सकते ए बी के जैसे, वहाँ पे तो याद ही रखना है। जितना याद रखोगे उतना नॉलेज गेन होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, क्योंकि जहाज भारत में पंजीकृत हैं। अभी पढ़ा है, सेक्शन 4 अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डी एक विशेष कानून के तहत अपराध करता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की सभी धाराएं उस पर लागू होती है, क्या आईपीसी इस मामले में लागू होगी? इस तरह के थोड़े ट्रिकी सवाल पूछे जाएंगे, आपको परोस के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सीधे सिंपल। हो सकता है एक सवाल पूछ ले, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपको उसमें मेहनत, अपना माइंड अप्लाई करना ही पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ लो एक बार के लिए, यानी कि जो कह रहा है कि डी विशेष कानून के तहत अपराध करता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की भी धाराएं उस पर लागू होती हैं, तो दोनों ही एक्ट लागू हो जाएंगे, लोकल एक्ट और आईपीसी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इस पे अगर आपको समझ में नहीं आता, एक्सप्लेनेशन को एक बार के लिए पढ़ लेना। 17, ई एक भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है और भारत लौटता है, क्या ई पर भारतीय अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा? इस तरह के सवाल आते हैं और अक्सर सवाल गलत होते हैं। ई एक भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है और भारत लौटता है, क्या ई पर भारतीय अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ई एक भारतीय नागरिक अभी पड़ा है और भारत का नागरिक भारत के बाहर अपराध कार्य करता है, तो उस पर भी आईपीसी लागू होती है, अभी इसी वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट, ए एक भारतीय नागरिक एक पोत पर अपराध करता है जो भारतीय पंजीकृत है और भारत के बाहर स्थित है, क्या आईपीसी इस पर लागू होगी? बिल्कुल होगी, अभी पढ़ा है, धारा 4 लागू होती है, हाँ, क्योंकि पोत भारतीय पंजीकृत हैं। मतलब कि 1 से 4 तक के कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से कवर करके ही जाएंगे, फिर जनरल एक्सप्लेनेशन वाले और एक्सेप्शन वाले अच्छे से कवर करके जाएंगे, ताकि एक भी सवाल आईपीसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, बी एक विदेशी नागरिक है और भारतीय पंजीकृत विमान पर अपराध करता है, क्या आईपीसी लागू होगी? बी एक विदेशी नागरिक है, ये विदेशी नागरिक की बात की जा रही है, और भारतीय पंजीकृत विमान पर अपराध कारित करता है, तो लागू होगी क्या? ऐसे सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं। अब
दिमाग में आएगा कि भारत का नागरिक है, नहीं। जहाज़ किसी भी कोने पर हो, दुनिया के किसी भी कोने पर हो, उसका रजिस्ट्रेशन अगर इंडिया में हो रखा है तो चाहे उस पर विदेशी हो या भारतीय हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आईपीसी लागू हो जाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सी, एक पोत पर मादक पदार्थों की तस्करी करता है। पोत भारतीय पंजीकृत है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल में है, क्या आईपीसी लागू होगी? ऐसे ही लेसन बना के पूछे जाते हैं। होगी, सीधी सी बात है होगी, क्योंकि जो विमान है, जो जहाज़ है, पोत का मतलब हो गया जहाज़, जो शिप है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है? इंडिया में। अब चाहे वो कहीं पर भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे विदेशी हो भारतीय हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लागू होगी आईपीसी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे भले कैसे भी वो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन बना के पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 21, डी एक भारतीय विमान में चोरी करता है। ये विमान भारतीय वायु क्षेत्र के बाहर उड़ान भर रहा है, क्या आईपीसी लागू होगी? अभी विमान के बारे में पूछा गया है, तो वही बात जो जहाज़ पर लागू होती है वही बात विमान पर भी लागू होगी। भारतीय विमान यानी कि इनडायरेक्ट पूछ लिया, भारत में पंजीकृत होने वाला विमान, और वो भारतीय वायु क्षेत्र के बाहर है, और उस पर डी, जो कि कोई भी हो सकता है, विदेशी या भारतीय, अपराध करेगा तो आईपीसी लागू होगी, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो रखा है। तो ये क्वेश्चन से आपके। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ई एक विदेशी पोत पर अपराध करता है जो भारतीय जल क्षेत्र में है, क्या आईपीसी लागू होगी? विदेशी पोत हैं। अब ये सवाल बहुत अच्छा पूछा गया है। एक विदेशी पोत पर अपराध करता है, भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो भारत के जल क्षेत्र में है, यानी कि इंडियन टेरिटरी में है, तब भी आईपीसी लागू होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आएंगे और कॉन्सेप्चुअल बेस पर सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा उतने सवाल सही होने के चांसेस बनेंगे। और एक्सप्लेनेशन दे रखा है धारा 2 के अनुसार, भारत के भीतर जिसमें जल क्षेत्र भी शामिल हो गया, होने वाले अपराध पर आईपीसी लागू होती है। तो ये था आपके 1 से 4 तक की धाराएं, और उन पर एमसीक्यूज जो मैंने अच्छे से आपको कवर करवा दिए हैं। इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। और राजस्थान ईवीओ का एग्ज़ाम शायद मेरे हिसाब से 19 तारीख को है, 19 जनवरी को है, यानी कि बहुत कम दिन रह गए हैं, फटाफट से कवर कर लेंगे, एक बार के लिए फास्ट रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।